हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। मेरा कहा न सुनो दिल की बात तो सुन लो, हर एक दिल की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। मैजिक ऑफ रफ़ी साहब की आवाज़ एक नदी के बहाव की तरह से गाती, गुनगुनाती, चहचहाती, इठलाती हुई आवाज़। और मैं याद करता हूँ कहीं भी जाकर उन गीतों को जो रफ़ी साहब ने गाए थे। ला 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 ला। साहिर साहब के अल्फाजों, रवि साहब की धुनों, रफ़ी साहब की आवाज़ हो, भाई क्या कहने। गीत तो ऐसा बनता है कि आप उसको गाते रहें, गुनगुनाते रहें और महसूस करें वो दौर जो था कितना पीछे रह गया। ये दौर जो है इसकी तुलना तो कर ही नहीं सकते हम उससे, क्योंकि वो महकता हुआ दौर मेरे मन के हमेशा करीब रहता है। 50s और 60s का हिंदी सिनेमा और उससे जुड़े हुए न जाने कितने सारे गीत। मैं ज़िंदगी के बारे में जो समझ पाया हूँ, इट्स अ जर्नी इन एक्सपेरिमेंटेशन। तजुर्बे करते रहो, जो ठीक लगे उन्हें रख लो और जो ठीक ना लगे उन्हें जाने दो। तो ये मिलेनियम अभी शुरू ही हुआ था। मैंने एक मैगज़ीन में देखा कि वो मैगज़ीन जो है उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक 30 उसमें जजेस बनाए गए, जूरी बनाई गई, जिसमें गुलजार साहब से लेकर और सोनू निगम तक कितने बड़े बड़े कलाकार मौजूद थे जूरी में। उन्हें तय ये करना था कि सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी कौन सा, अब तक जितने गाने बने हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है। मुश्किल काम था, हज़ारों गाने बने हैं और काम शुरू हुआ। आखिर में जिस दिन रिज़ल्ट निकला तो उस रिज़ल्ट में कहा गया कि इस बार जो हमारे मन में समझ आया है वो गीत एक अलग ही तरह का गीत है। उतना ही उपकार समझ को जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे, तू क्या है नदी करे, गीत इतना खूबसूरत है, साहिर साहब का लिखा हुआ और रोशन जी की धुन, रफ़ी साहब का गाया हुआ। इस जीवन की चढ़ती ढलती उसको किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, जो किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे ये फिल्म भी अपने ढंग में अनोखी फिल्म थी और ये
आवाज़ सुनते ही परिंदे इन पटाखों से डर जाते हैं, फिर ये पूरा राउंड लगा करके वापस आते हैं और फिर आकर के अपने बसेरे पे बैठ जाते हैं। बस वो डर भी उनका है, बस थोड़ी देर का डर होता है। तो सच बात ये कि मन रहे तू काहे न भीड़ करे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। जितनी ज़्यादा आप किसी को छूट देते हो, एडवांटेज देते हो, या उसे जाहिर कर देते हो कि भाई तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो, यकीन मानिए कि दुलत्ती पड़ेगी तय। रिश्तों को एक फासले से जीना बहुत ज़रूरी है। मोह में ना उतर के अटैचमेंट का रास्ता पकड़ा जाए, क्योंकि बाद में जाकर के फिर ये जो आश्रम है इनमें आना पड़ता है। और मेरा वक्त तो भी थोड़ा दूर है यहाँ तक आने का, लेकिन हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि मैं सोचूं इस दुनिया में है क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक है तब तक है, सचमुच कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मन लगा के रहें, और अगर आना ही पड़े बाद में यहाँ पर तो यहाँ आकर के फिर रहना पड़े तो रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो ठीक है, अभी तो सांसारिकता में हैं हम, और अभी स्पिरिचुअलिटी उस लेवल तक हमने नहीं ओढ़ी है जितनी उम्मीद की जाती है कि इस उम्र तक हो जाएगी। वैसे भी स्पिरिचुअलिटी ओढ़ने की ज़रूरत क्या है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैं इस गीत को याद करता हूँ, रफ़ी साहब को याद करता हूँ, और याद करता हूँ एक ऐसे दौर को जिसमें कोऑर्डिनेशन इतना था, मिलजुल कर सब काम करते थे और ऐसे गीत बन जाते थे। चित्रलेखा फिल्म अपने आप में केदार शर्मा जी की कमाल की फिल्म। देख रहा हूँ कौन सा कमरा मैं इनमें चुनूँगा जब मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पहाड़ों की तलहटी में ऐसे आश्रम यहाँ हैं काफ़ी सारे ऋषिकेश में। लेकिन फिर भी अभी जब तक दुनिया में है तो तब दुनिया वालों की तरह से रहना है। जब वहाँ से कभी विसरेंगे तो फिर देख लेंगे। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का, चला गर सफर को यूं ही बेसहारा, तो हो लिया संग लिए तक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। इस तरह के बहते हुए झरनों को देखकर जो आपके मन की आशिकी है वो उभर कर सामने आने लगती है। तो ये झरने इसी तरह बहे जा रहे हैं, और मुझे फिर एक बार मुकेश साहब के गाए दर्दीले गीतों में बसा हुआ ये खूबसूरत सा मधुर गीत सुनाई देता है, क्योंकि मुकेश साहब तो इस तरह के गीतों को भी बड़े इत्मीनान से गाते थे। एक झरना है, चलता चला जा रहा है और एक सबक दे रहा है, तो जहाँ तक हो सके चलते चले जाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी का वो दौर है जिसमें एक अलग रंग है, फिर रंग बदलने शुरू होते हैं, और उन बदलते रंगों को संभालना इतना आसान भी नहीं होता। ये झरना तो कुछ ऐसा संदेश दे रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसे देख करके, और वो गीत भी बड़ा खूबसूरत जो शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन की धुन, मुकेश साहब का गाया, और राज कपूर की अदाकारी भी इस गीत पे बड़ी अपने ढंग की दिल फरेब है भाई, वाकई नथिंग लेस देन ए जीनियस राज कपूर। झरना बहता रहेगा और मेरा मन यही कहता रहेगा, गाते रहो, और जहाँ तक हो सके इन गीतों को गुनगुनाते रहो, क्योंकि ये एक दौर है जिसमें ज़िंदगी एक बड़े खूबसूरत रंग से गुजर रही है। राज कपूर ने बहुत जल्दी ही यूरोपियन म्यूजिशियन से एक ट्यून को ले लिया, खरीद लिया। कहते हैं उस ज़माने में 34,000 रुपये में ख़रीदा था उस ट्यून को, और उस म्यूजिशियन ने कहा कि भाई जी आपकी मर्ज़ी, तो इन्होंने कहा मैं अपना थीम म्यूज़िक बना रहा हूँ। ला रा 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 ला रा 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 रा, आहा हा 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 हा,
ला रा 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 रा, हर फिल्म में उनकी, चाहे वो कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो, इस धुन को जरूर बजाता था। ये उनकी थीम म्यूजिक थी। मुझे भी कई दिनों से कुछ सुर मेरे जहन में घूम रहे हैं, वो किसी म्यूजिशियन की नहीं है, किसी यूरोपियन डायरेक्टर की नहीं है, वो मेरे मन से उपजे हुए सुर हैं। ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, आ हा हा हा, ला रा 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 रा, आ हा हा, ला रा ला रा रा, ये मेरी मन से उपजे हुए सुर हैं, ये किसी की नकालियत नहीं है। और राज कपूर की धुन से मैं मोटिवेट इसलिए हुआ कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया कि एक थीम म्यूज़िक हो गया, तो मेरे लिए भी जब कभी मैं और बड़े लेवल का काम करूँगा तो मेरा ये थीम म्यूज़िक होगा। अभी तो मेरे लिए यहाँ से चल देने का समय लगभग आ गया है। ये चंबा, और चंबा जो मैंने सुना वो मैंने आनंद बख्शी के गाने में सुना। पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। अब ये गाना हमने सुना ना भाई। एक तो ये चंबा है, ये उत्तरांचल का चंबा है, एक चंबा हिमाचल में भी है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़रूर कभी आनंद बख्शी यहाँ से गुजरे होंगे। वो इंसान ही इस किस्म के थे, उन्हें जरा सा कहीं से मोटिवेशन मिले वो गाना लिख देते थे। तो कितना खूबसूरत है। ये चीड़ के पेड़ हैं और गाना भी बड़ा खूबसूरत है। पंचम ने धुन भी बड़ी प्यारी बनाई थी, और लता मंगेशकर और किशोर कुमार का क्या कहना, किस अंदाज में उन्होंने उस गाने को गाया था। तो ये है चंबा, वो चंबा जो गाने में लिया आनंद बख्शी ने। लेकिन ये बहुत छोटा सा गांव है, दो प्रेमियों का तो लोगों ने हाल ख़राब कर दिया होगा। कौन बर्दाश्त करता है अगर दो लोग मोहब्बत में डूबे हुए हैं, एक दूसरे के साथ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, कौन उसको बर्दाश्त करता है। तो ये दरअसल मुझे लगता है गांव छोटा सा है, और आनंद बख्शी ने समझा नहीं होगा इस बात को कि भाई दो प्रेमी यहाँ कैसे रह सकते हैं, रहने कौन देगा उन्हें यहाँ पर। लेकिन गाना बड़ा मधुर है, इसमें कोई शक की बात नहीं भाई। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा नन्हा सा गांव, और गाना कितना मधुर है। गांव में दो प्रेमी रहते हैं हो। शक्ति सामंत साहब बहुत ही विजनरी थे, और उनकी सॉन्ग पिक्चराइजेशन बड़ी कमाल की होती थी। और अगर वहाँ जीनत अमान और राजेश खन्ना है तो क्या कहने। और पंचम, नथिंग लेस देन ए जीनियस, यस ही वाज। और किशोर कुमार और लता मंगेशकर, क्या कहने भाई, क्या कहने। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम डूबती जा रही है, सूरज घर जाने की तैयारी कर रहा है, और मुझे गीत याद आ रहे हैं। ये पर्वतों के साए, ये शाम का ऐसे क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। दिलों की दास्तां छेड़ दें, ऐसे में तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मुझे तो इतना खूबसूरत दिखा रहा है मेरा घर जाता हुआ सूरज कि बस ये गया बादलों के पीछे, और ये तैयारी इसकी हो गई छुपने की। और एक और शाम डूबती हुई कहीं दूर, जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। जब बदन चुराए शाम, तो इंसान कहने लगता है रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी,
रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी ज़िंदगी को क्या हो गया, ये ज़िंदगी में क्या हो गया मैडम, मोहब्बत हो गई आपको, और इसीलिए ये शाम आपको इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, ये फिर चली आई है, वही शाम फिर चली आई है। लेकिन शाम अब जा रही है रात की तरफ। ये सफ़र सूरज का लगभग शुरू हो चुका है, और ये यहाँ से साइंटिफिकली क्या करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर ये उजाला कर देगा। हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर बाद ये यहाँ से रुखसत होने की तैयारी कर चुका है। कैसे कैसे खूबसूरत गीत शाम की डूबती हुई में, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, बस ऐसे ऐसे गीत तो मुझे याद आते रहते हैं, और उन्हीं गीतों को मैं गाता गुनगुनाता रहता हूँ। और ये गया सूरज तलहटी में, बस ये गया, और इसके बाद ये फिर उगेगा अगले दिन दूसरी तरफ से। लेकिन दृश्य बड़ा खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है, हल्के हल्के पौधे झूम रहे हैं, हल्के हल्के, और ये शाम रात की तरफ बढ़ चली। ये हुआ, दिवस का अवसान समीप है, हो गया। शाम का धुंधलका बढ़ता जा रहा है, और गंगा भी बहुत खामोश हो गई है इतने सैलाब के बाद, इत्मीनान से है। ये झूमती हुई शाखें किसी पौधे की, और बैकग्राउंड में गंगा। कितने अलग अलग हिस्से हो जाते हैं कभी कभी गंगा के, मिलते फिर जाकर एक ही धारा में है। रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही रहती है। कितना घना शहर है ऋषिकेश, यहाँ से मालूम होता है कितनी आबादी है। हर हिस्से में गंगा दिखाई देती है ऋषिकेश में। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो, नजर जो बात कह सकी वो बात मुँह से बोल दो, क्या फासला न कुछ रहे हमारे दरमियाँ, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे। मुझे लगता है कि जिस वक्त ये गीत लिखा गया होगा, यही सीन तस्वुर किया होगा, और इसी सीन को तस्वुर करके इस गीत को लिखा होगा, और हल्की हल्की रोशनियाँ ऊपर आने लगी। ये गंगा है, गंगा के कितने सारे हिस्से, और उनके बीच में बसा हुआ ऋषिकेश शहर। और मुझे अचानक इस सब को देख करके यही याद आता हुआ कि ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां। शाम हो चुकी है, और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है, सूरज ढल जा चुका है, और ऐसे में गंगा कितनी सुंदर नज़र आती है। ये दूर से जब हम एक मचान की तरफ से देखते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। आगे बढ़ने का फिर समय आ गया। सूरज तो डूब गया, और ये ऋषिकेश जो है ये धीरे धीरे रोशनी का शहर बनता जा रहा है। एक के बाद एक बत्तियां जलती जा रही हैं,
और मंज़र इतना खूबसूरत है, ये दिखाई दे रहा है मुझे कि मैं सोचता हूँ वाकई किसी भी जगह आप जाइए, प्रकृति आपको इतना देती है, आप उसमें से कितना लेते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो ये बहुत ही सुंदर मंज़र मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये ऋषिकेश है रात के वक्त में, मतलब रात से मतलब रात होने जा रही है और शाम डूब चुकी है। ये है डूबती हुई एक शाम ऋषिकेश में, और धीरे धीरे रोशनियाँ बढ़ती जा रही हैं। सूरज जा चुका है, उसकी लालिमा भी अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी और ये रोशनियों का शहर एकदम जगमगा उठाएगा। अच्छा लगता है, सुंदर लगता है यहाँ से। ये ऋषिकेश है, रात हो चुकी है, शहर की रोशनियाँ जल चुकी हैं और वो सामने दिख रहा है जानकी सेतु। वो अभी कुछ साल पहले ही बना है, पूरी रोशनी उस पर की गई है और शहर जगमगाता हुआ जैसे दिवाली हो गई हो फिर से। ये बिल्कुल दिवाली के दिए से लग रहे हैं ये सारे के सारे। आहा, 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 बहुत ही, और वो हो चांद भी उगने की तैयारी कर रहा है। आहा, तो बड़ा ही सुंदर मंजर है भाई। ये ऋषिकेश है और वो जानकी सेतु जो ब्रिज नंबर 3। कम ही देखने को मिलता है ऐसा मौका, जब भी कभी आप यहाँ आते हैं रोशनियाँ इस तरीके से। अब ये एक पिकनिक स्पॉट सा बन गया है, लोग शाम को यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए, इसलिए कुछ आवाज़ें इधर उधर से सुनाई भी दे रही हैं। और बहुत ही दिलकश नज़ारा, बेहतरीन। ये तो भाई अद्भुत है, यकीनन अद्भुत है। वाह वाह, बहुत सुंदर।